तो जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं बाकी 3 पार्ट्स करा दूंगा। लेकिन जब मैं पास्ट पेपर्स देख रहा था आज, तो मुझे काफी सारे ऐसे टॉपिक्स मिले जो कि सब टॉपिक्स बन के या नोट बन के ना पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। जैसे कुछ गजवात के बारे में पूछा जा चुका है। गजवा खैबर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आप उस पर बताएं कि आपको क्या पता है उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। इसी तरह गजवा बदर पे क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह एक कुछ और टॉपिक्स थे जिनपे ना क्वेश्चंस पूरे पूरे मतलब ये के नोट्स के 10-10 नंबर के नोट्स आ चुके हैं। तो अगर मैं सिर्फ आपको सीरत कराता और वहां से जैसे अगर मैं मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की आपको करा रहा होता टॉपिक, तो मैं गज़वा बदर से एक दो इंसिडेंट्स कोट करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात करता, लेकिन उससे आपको एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं आ रही होती गज़वा बदर की। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि हम इसमें जल्दी ना करें और इसको सब टॉपिक वाइज लेके चलें। कोशिश फिर से मेरी यही है कि रमज़ान में हम लोग सिलेबस कवर कर लें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक्स हैं वो होलिस्टिकली कवर हों, ताकि आपको बाद में फिर ना इशू ना हो, आपको ये ना लगे कि इसको तो हमने बिल्कुल ही टच नहीं किया। एटलीस्ट ये जरूर हो कि आप जो है पेपर वो पूरा अटेम्प्ट कर सकें। इसलिए फिर सब टॉपिक्स भी करेंगे हम। तो आज फिर हम तीनों चीजें नहीं कर सकेंगे, आज हम एज ए डिप्लोमेट लेके चलेंगे। तो, हाँ, मैं आपके साथ एंड तो खैर नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी में है। लेकिन किसी को भी कोई क्वेरी हुई या मिड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर कोई सेशन रखना हुआ तो हम रख लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम लोग टॉपिक्स को इस तरह कवर करें कि पास्ट पेपर्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। हालांकि सारे क्वेश्चंस कवर करना शायद पॉसिबल ना हो सके, क्योंकि शायद आप 10-20 सालों में देखेंगे ना, मैंने भी जब तैयारी की थी तो हर पास्ट पेपर क्वेश्चन ही प्रिपेयर किया था। क्योंकि 20 साल के जब आप पास्ट पेपर्स उठाएंगे या 10 साल के इवन पास्ट पेपर्स उठाएंगे, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि बहुत रिमोट जो है ना उसका सिलेबस से ताल्लुक होता है। अगर आप उस डिटेल में जाएंगे तो फिर आप अपने मेन टॉपिक्स को रिवाइज शायद ना कर सकें। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी हद तक हम सिलेबस कवर कर सकें या जितनी हद तक पास पेपर्स हम कवर कर सकें हमें करने चाहिए। और इतने तो जरूर करने चाहिए कि हम पेपर में आराम से 4 सवाल तो अटेम्प्ट कर सकें। ठीक हो? अच्छा जी, पास्ट पेपर्स इसके भी वही हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। एज अ डिप्लोमेट देखते हैं कहाँ पे सवाल आया हुआ है। एक साल तो आया था ये सवाल। वजात होली प्रॉफिट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एज अ टीचर, सुल्तान, पीस एंड सेफ्टी। तो डायरेक्टली मुझे नजर नहीं आ रहा कि एज अ डिप्लोमेट पे क्वेश्चन आया हुआ हो। लेकिन जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, द मेन पर्पस ऑफ गज़वात नबी वाज टू एस्टेब्लिश पीस। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया या सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसमें जो हम आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे वो उसमें मतलब आपको इस डिप्लोमेट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मतलब इस डिप्लोमेट वाले प्रेजेंटेशन से जो हम सीखेंगे वो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। और अभी मैं देख रहा था कि स्पेशल सीएसएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ये सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करने में। मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड डिप्लोमेसी नहीं आएंगे? क्या मतलब नहीं आएंगे दानिश, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके सामने ही है पास्ट पेपर्स के। चल मुझे बताइएगा बाद में आप कहना क्या चाह रहे थे। स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमेट। अच्छा, सबसे पहले अच्छा मुझे पता है कि डिप्लोमेसी से आपको समझ क्या आता है। व्हाट इज डिप्लोमेसी? टाइप करके बताएं, जब मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का।
मिलिट्री स्ट्रेटेजी में डिप्लोमेसी नहीं आएगी, हाँ एज अ पार्ट आ सकती है, या दोनों चीजें जो है ना वो मिलके ही साथ साथ टैंडम में चलती हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट डिस्ट्रक्टिंग पीस, हर कोई आंसर करे, जितना जितने ज्यादा लोग इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें आप। डील विद सिचुएशंस विद डायलॉग्स, ठीक हो गया सर, मतलब मिलिट्री स्ट्रेटजी होगी वहां डिप्लोमेसी उसका पार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां मिलिट्री स्ट्रेटजी होगी डिप्लोमेसी उसका पार्ट होगा। लेकिन क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स देख रहे होंगे कि उन्होंने गज़वात के दौरान किस तरह एक्ट किया, किस तरह लीडरशिप डिस्प्ले की। और अगर डिप्लोमेसी पे सवाल आएगा तो उसमें कुछ वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लेकिन काफी सारी डिफरेंट भी होंगी, वो हम अभी स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिप्लोमेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन। सॉर्टर। ठीक हो, कुछ कुछ हिस्सों में आप लोग सही डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये बात जिस उम्मे फरवा ने की है, स्ट्रेटेजी टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू नेगोशिएशंस, बिल्कुल सही बात है। डिप्लोमेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मोरलेस ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडिंग सुटेबल आइडियाज विद एन अप्रोच टू म्यूचुअल बेनिफिट, ओके। अच्छा, म्यूचुअल बेनिफिट, अब ये मैं तीन डेफिनेशंस अगर कंबाइन करूं ना जो अभी आप लोगों ने पढ़ी हैं लिखी हैं, उम्मे फरवा की और ऊपर एक थी और नीचे जो है ना अरीब फारूक की। अरीब फारूक ने जो ये म्यूचुअल बेनिफिट की बात की है ना, मैं इसकी जगह नेशनल इंटरेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा। डिप्लोमेसी सिंपली मतलब चीजें अपने फेवर में करना विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, हाँ मोर और लेस। ठीक है, बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी इज अ प्रैक्टिस जिससे हम इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेज करते हैं। थ्रू व्हाट? थ्रू नेगोशिएशंस, थ्रू डायलॉग, थ्रू कम्युनिकेशन। क्या चीज हासिल करने के लिए या क्या करने के लिए? टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट कोऑपरेशन, और एडवांस क्या करें? जैसे ऊपर म्यूचुअल बेनिफिट बोला था तो मैं यहां पे ऐड करूंगा नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए हम ये बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ये आप एक अच्छी डिप्लोमेसी की डेफिनेशन समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। मैं रिपीट कर देता हूं, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस जिसका ऑप्शनल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकेगा। सही है, तो डिप्लोमेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू व्हाट? थ्रू नेगोशिएशंस एंड कम्युनिकेशन, जैसा ऊपर बताया किसी ने। ठीक है, क्या करने के लिए? टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट कॉपरेशन एंड एडवांस नेशनल इंटरेस्ट, ये एम्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लोमेसी की डेफिनेशन है। और हम अब देखेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां कहां इसको यूटिलाइज किया। ठीक है, और मैंने जहां पे बताई हुई है ना, एग्जांपल्स दी हुई है, वहां पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये चीज किस तरह डिप्लोमेसी के रेल में आती है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट थ्रू डायलॉग। ठीक, गुड। अच्छा, हम सबसे पहली एग्जांपल पे जाते हैं, हिल्फुल फजूल। किसी को पता है इसके बारे में कि ये क्या चीज है, ये कौन सा एग्रीमेंट था, या क्या क्या कौन से अलायंस की बात की जा रही है? अगर पता है तो यहाँ पे। अच्छा, नहीं, सुलह हुदैबिया नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत फेमस एग्रीमेंट है या अलायंस है, नहीं पैक्ट ऑफ मदीना नहीं है, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई चीज मुझे नबूवत मिलने से पहले कोई पसंद है या कोई एग्रीमेंट पसंद है तो वो हिल्फुल फजूल है। और अगर मैं इस्लाम आने के बाद किसी चीज को उसका हिस्सा बनाना चाहता तो वो हिल्फुल फजूल होता। ठीक है, अब ये जो मैं आपको हदीस कोट कर रहा हूं, ये इसका रेफरेंस मुझे नहीं याद, और कुछ लोगों के मुताबिक ये शायद जयीफ हदीस है। ठीक है, तो शायद ये आपको उस तरह कोट हुई हुई ना मिले, लेकिन फिर भी ये जो
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें रोल था, या उसकी जो इंपॉर्टेंस हमें नजर आती है हुजूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफर्ट्स की हिल्फुल फजूल को सक्सेसफुल बनाने में, तो उससे ये जाहिर होता है कि उनके नजदीक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अलायंस था या एग्रीमेंट था। अच्छा, अब था क्या? देखिए, पहले जमाने में मक्का को आप समझें कि क्या होता था। मक्का एक काइंड ऑफ सेंटर था, या मक्का समझे कि उस टाइम का दुबई था, जहां पे लोग ट्रेड करने के लिए आते थे। मतलब जैसे पाकिस्तान अगर अपना स्टॉल लगाए दुबई एक्सपो में जाके, ठीक है, तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे, वहां से चीजें लेंगे और लेके चले जाएंगे। इसी तरह जो है ना, मक्का की जो मार्केट्स थी उसका ये स्टेटस था। सही है। अच्छा, अब वहां पे क्या हुआ, एक किस्सा हुआ। वहां पे ये हुआ, एक यमन से बंदा आया, उसने अपना वहां पे स्टॉल लगाया। ठीक है, उससे कुरैश के या उस वहां के अरब के बंदे ने एक चीज खरीदी। ठीक है, उन दोनों में आपस में बात नहीं बनी, और बात यहां तक पहुंची कि कुरैश वाला बंदा कह रहा था कि मैं तो तुम्हें इस चीज के पैसे ही नहीं दूंगा। ठीक है, इस चीज के डिटेल में नहीं जाते वो क्या चीज थी, क्या नहीं थी, क्या सर्विस थी, क्या नहीं थी, लेकिन उसने ये बोला कि मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और उसने अपनी बदमाशी दिखाई, और वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल बंदा भी था। उसको ये था कि ये बंदा क्या ही कर लेगा, ये तो दूसरे मुल्क से आया हुआ है यहाँ पे अपने ट्रेड करने, ये मैं कुरैश का हूं, मैं इन्फ्लुएंशियल बंदा हूं, मेरे साथ ये क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो वो बंदा गया बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के पास उस टाइम के, और उसने बोला कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और आप मेरी मदद करें। ठीक है, तो जनरली यही उस वक्त उस बंदे ने परसीव किया जो उसके पैसे नहीं दे रहा था, कि कोई इसकी मदद नहीं करेगा और लोग मेरी साइड लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे लोगों ने सोचा कि अगर हम हर किसी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो ट्रेड आ रही है या हमारे पास जो लोग आ रहे हैं तिजारत के लिए, वो आना कम हो जाएंगे, और कल को हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो। ठीक है, तो उन्होंने फिर मीटिंग्स की आपस में, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे जो हेड्स थे अलग अलग कबीलों के वो बैठे, और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस टाइम तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी अभी तक। ठीक है, तो हमें इसमें यह नजर आता है कि अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है, जहां पे अलायंस बन रहे हैं, जहां पे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये एग्रीमेंट का होना या अलायंस का बनना, ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी किस तरह है। ठीक है, या अगर आप ना भी करें तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आप नोट लिखें जिसमें वो एक अच्छे डिप्लोमेट साबित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज या ये आर्गुमेंट देने से वो किस तरह एक अच्छे डिप्लोमेट साबित हो रहे हैं, अगर आपको समझ आता है तो मुझे इसमें बताएं कि किस तरह इस चीज से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे डिप्लोमेट साबित होते हैं। और अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको अभी मेरे पास इसका आंसर है, मैं आपको दे। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेस प्रॉफिट वाज ऑलमोस्ट 16 इयर्स ओल्ड। ठीक है, लीग ऑफ ट्राइब्स वाज मेड। ठीक है, ठीक है, आमना आप सही कह रही हैं, लेकिन ये किस तरह जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेटिक टेंडेंसीज को जाहिर करते हैं, ये बताएं आप। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू मेकिंग द अलायंस, बहुत बेहतरीन आंसर है। हाँ, जस्टिस को अपहोल्ड किया, बिल्कुल बिल्कुल। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन डीलिंग विद प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ठीक है, इसमें जो मुझे सबसे बेहतर आंसर लगा वो ये लगा कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू मेकिंग एन अलायंस। अच्छा, अब ये मैंने नोट्स में ये बात लिखी हुई है। देखिए, इसमें क्या क्या किया हुजूर, मतलब इस हुल्फुल फजूल में क्या क्या हुआ, एक अलायंस फॉर्म हुई। अब अलायंस फॉर्मेशन का डिप्लोमेसी से क्या रिलेशन है? मनु हाशिम, वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिप्लोमेसी इज टू अवॉइड वॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा, अब अलायंस फॉर्मेशन का डिप्लोमेसी से क्या रिलेशन है हम पढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू हेनरी किसिंजर का जिसका सब्जेक्ट है यूएस हिस्ट्री, उसको अंदाजा होगा इनका यूएस हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। और ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, इन्होंने किताब लिखी थी डिप्लोमेसी में। अच्छा, क्या कहते हैं वो डिप्लोमेसी में? अकॉर्डिंग टू हेनरी किसिंजर, इन डिप्लोमेसी फॉर्मिंग अलायंस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। अब क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलायंस फॉर्म करने में हेल्प आउट किया? क्या उसमें अपना रोल अदा किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। और अगर किया उन्होंने, तो इससे क्या जाहिर होता है? उनकी डिप्लोमेटिक टेंडेंसी जाहिर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि भाई अलायंस फॉर्म करना एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है। और ये किसने बताया? हमें हेनरी किसिंजर ने बताया। किस किस तरह, कहां पे बताया? उन्होंने अपनी किताब में बताया, डिप्लोमेसी, जो कि एक बहुत बेहतरीन किताब समझी जाती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में या इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा, दूसरी क्या बात है? कमिटमेंट टू जस्टिस। द अलायंस एम्ड टू अपहोल्ड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। दिस अलायंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल डिप्लोमेसी। अब जस्टिस को भी, कमिटमेंट टू जस्टिस, ये भी एक क्या क्या है? ये एक प्रिंसिपल है एथिकल डेमोक्रेसी का। इससे भी हमें क्या जाहिर होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कॉज को सपोर्ट किया, तो वो एथिकल डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह फिर इंक्लूसिव इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन को यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया, ट्रस्ट बिल्डिंग को सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये डिप्लोमेसी के ही, आप समझेंगे, एक तरीके से ब्रांचेस हैं। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, तो बेसिकली आप एक अच्छे या जो भी बंदा ये चीजें कर रहा है वो एक अच्छा डिप्लोमेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसी चीजें आने वाली हैं। क्योंकि देखें, हर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो और ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिप्लोमेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, लेकिन उसकी डेफिनेशन पढ़ के भी जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज नहीं क्लियर होती कि भाई ये एज अ डिप्लोमेट कहाँ पोर्ट्रे कर रही हैं चीजें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, जहां पे भी अलायंस फॉर्मेशन की बात हो, जहां पे कमिटमेंट टू जस्टिस की बात हो, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की बात हो, जहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग की बात हो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिप्लोमेसी को डिफाइन करती हैं। तो आप ये समझिएगा, जहां पे भी ये हमें भी जितने भी हम किस्से पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आए, तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक टेंडेंसीज को डिफाइन कर रही है। सर, इन स्लाइड्स को नोट्स में ऐड कर सकते हैं? ये मैं नहीं समझा बात। सर, इन स्लाइड्स को नोट्स में ऐड कर सकते हैं क्या? कौन सी स्लाइड्स? मतलब ये स्लाइड से आप अपने नोट्स बनाएंगे? बिल्कुल। हालत में आपकी बात नहीं समझा। अच्छा, अब आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर हो गई। आगे और एग्जांपल्स हैं और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। लेकिन आपको ये बात क्लियर हो गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फजूल में जो पार्टिसिपेटरी रोल अदा किया था, उससे किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे डिप्लोमेट बन के सामने आए। क्या ये आपको समझ आ गई बात? ठीक है, यस, 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 ठीक हो गया, गुड। किसी को नहीं आई तो वो क्वेश्चन भी कर ले। ठीक है, यस, यस, सही हो। अच्छा, अच्छा, एक और आपको जो है ना, देखें, ये बेसिकली हमारा एम क्या है इस लेक्चर से? हमारा एम है कि हमारे पास 8 से 10 पॉइंट्स आ जाएं, और एग्जाम में जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप 8 पैराग्राफ्स ही लिख सकेंगे, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को हटा के। ठीक है, तो 10 पैराग्राफ आपने लिख लिए ना, तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल अटेम्प्ट कर लिया। और उन 10 पैराग्राफ्स में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंक्लूडेड है, उसको हटा के जो 8 पैराग्राफ्स हैं, उसमें अगर आपने अच्छी एग्जांपल्स कोट की, जैसे हिलफुल फजूल हो गया, जैसे अभी ये जर्नी टू ताइफ हो गई, इस तरह आगे हम और एग्जांपल्स देंगे। तो अगर आपने 8 अच्छी एग्जांपल्स दे दी ना, मतलब आपने सवाल बेहतरीन अटेम्प्ट कर लिया। मैं आपको 8 से ज्यादा ही बताऊंगा, लेकिन 8 अगर आपने कर ली ना, तो इसका मतलब है कि बेहतरीन सवाल अटेम्प्ट हो गया। सही है। अच्छा, ये क्या आपने लिखा है? व्हाट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डन।
आप क्या इससे इसमें पूछना चाह रहे हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली इस सारे प्रोसेस को असिस्ट किया था। अच्छा, इस पे ना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मौजूद किताबों में, मुझे भी नहीं मिली थी। बस उसमें ये था कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ये उनका रोल था। ठीक है, और हम क्या इस रोल को लेके प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी जिसमें नबूवत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इससे क्या जाहिर होता है कि वो एक अच्छे डिप्लोमेट थे। ठीक है। अच्छा। जी बिल्कुल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्वाइंड इट एंड केप्ट दिस पैक्ट आफ्टर द प्रॉफिटहुड। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जर्नी टू ताइफ आपको पता होगा, इस पे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। जर्नी टू ताइफ क्या हुआ था? जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया था, तो उसके बाद उनको बहुत ज्यादा तकालीफ फेस करने को मिली थी। ये जब हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाली बात करेंगे ना, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, तो उसमें हम जब गजवात भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुश्किलात पेश आई थी जब उन्होंने नबूवत का दावा किया था। ठीक है, तो उनका स्टे जो है ना वो मक्का में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या ट्राई किया था? उन्होंने ट्राई किया कि मैं अलग अलग जगह जाके अलायंसेस बना लूं, या अब पहले अपने लिए सेफ हेवन का इंतजाम करूं और फिर बाद में मुसलमानों के लिए जो इस्लाम कबूल करेंगे सेफ हेवन का इंतजाम करूं, ताकि वहां पे हम सेफली रह सकें और इस्लाम को परवान चढ़ा सकें। ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पे गए थे, तो जब वो वापसी आ रहे थे, या जब वो वहां पे पहुंचे थे, तो वहां के कुछ शैतान बच्चों ने उन पे पथराव किया था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना खून बहा था कि उनके जूते भी खून से भर गए थे। ये एक हदीस है जिसका आपको पता होगा। ठीक है। लेकिन वो वहां क्या करने गए थे? वो वहां पे अपने लिए और मुसलमानों के लिए एक सेफ हेवन का इंतजाम करने गए थे। ठीक है, अगेन दिस इज अ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और दूसरा उनकी क्या कोशिश थी कि वो अलायंसेस बनाए उन लोगों के साथ, ताकि आगे वो उनको सपोर्ट कर सकें सेफ हेवन देने के बाद। तो अगेन इस पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि ये एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो आप इस पे पैराग्राफ लिख सकते हैं कि दिस वाज अ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम प्लेस। हाँ, ताइफ एक जगह का नाम है। इट एक सेकंड में आपको दिखा भी दूं। ये सऊदीया का मैप है, सऊदीया का पूरा मैप तो नहीं है, लेकिन ये आपको मदीना नजर आ रहा होगा ना। ये प्लेस है जहां पे मदीना लोकेटेड है। ये प्लेस है जहां पे मक्का लोकेटेड है। और ये जहां पे कर्सर है ना अभी मेरा, ठीक है, मतलब करीब ही है काफी मक्का से ये जगह। इस जगह कहीं ना ताइफ लोकेटेड है। आई गेस आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कोशिश की थी कि पहले हिजरत से पहले कि किसी करीब जगह जाके वो अपने एम्स अचीव कर सकें, जो उन्होंने इवेंचुअली मदीना में जाके अचीव किए। ठीक है, तो ये हमें क्या उनकी एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हमें नजर आती है। ओके सर, हमने ये सुना है कि जस्ट अच्छा, ये मैं आपको इसकी सोर्स कोट कर दूंगा कि जहां पे सेफ हेवन या अलायंस की बात होती है। देखिए, हम चीजों को जो एनालाइज कर रहे हैं ना, वो डिप्लोमेटिक टर्म्स में एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल दीन की दावत देने गए थे। ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या मकसद था? क्या वहां पे उनको एक स्टे नहीं चाहिए था? जिस तरह हिजरत की थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए, तो बिल्कुल मदीना में उनका एक मकसद ये भी था कि वो दीन की दावत दें। लेकिन क्या उनको अपने लिए और जो मुसलमान होंगे लोग, क्या उनके लिए सेफ हेवन नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था। ठीक है। इसी तरह क्या वो अलायंसेस नहीं बनाना चाह रहे थे? इवेंचुअली उनके मकासद में नहीं था, तो बिल्कुल बनाना चाह रहे थे। इसका मैं आपको कोट भी कर दूंगा कि ये एक सेकंड, ये किसी ने क्या शेयर किया है? जी, ये आपको मुझे पता नहीं आपको ये डिस्प्ले हो रही होगी नहीं हो रही, क्योंकि मेरी सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्प्ले हो रही है। ये किसी ने मैप शेयर किया है मक्का का।
और सऊदी अरेबिया का, कि जिसमें ताइफ फिर नजर आ रहा है। ये बिल्कुल वही जगह है जो मैंने भी आपको बताई थी कि ताइफ किस जगह है। जी बिल्कुल, अहमद सही कह रहे हैं आप। अच्छा। अच्छा, इसके बाद हम एक और एक्टिविटी देखते हैं कि जिसपे आप एक पैराग्राफ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हजरे अस्वद का आप लोगों को पता होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर जो है ना वो जन्नत से आया है। ठीक है। अच्छा, काबा की कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, और उसमें जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया था। वो उनके बेटे थे, उन्होंने उनको हेल्प आउट किया था। ठीक है। अच्छा, बहुत अरसे बाद क्या होता है कि काबा मक्का में जो है ना वो फ्लड आता है। बहुत ज्यादा फ्लड आता है, और इतना फ्लड आता है कि जो काबा की दीवारें थी उन पे क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। अच्छा, क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं, तो वहां पे इस चीज की जरूरत महसूस की गई कि काबा की रिकंस्ट्रक्शन की जाए। जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आई, तो वहां पे जो अलग अलग ट्राइब्स थे, उन्होंने चाहा कि हम सब इसमें जो है ना वो पार्ट लें। क्यों? क्योंकि ये ऑनर की बात समझी जाती थी, काबा को एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हासिल थी, और वहां पे उसकी कंस्ट्रक्शन में पार्ट लेना किसी भी ट्राइब के लिए एक ऑनर की बात थी। तो हर किसी ने जो है ना, पहले तो इस पे लड़ाइयां हुई कि कौन फला काम करेगा, कौन फला काम करेगा। खैर इवेंचुअली वो एक सोल्यूशन पे पहुंच गए कि हमें जो है वो, मतलब फला काम जो है इस ट्राइब को दे दिया जाए, फला काम इस ट्राइब को दे दिया, कंस्ट्रक्शन इस ट्राइब को दे दी जाए, बाकी फला काम इस ट्राइब को दे दिया। तो इस तरह उन्होंने वर्क डिवीजन कर ली। अच्छा चलिए भाई, वर्क डिवीजन हो गई। अब मसला आया हजरे अस्वद की प्लेसमेंट का, कि हजरे अस्वद, द ऑनर्ड स्टोन, ठीक है, उसको कौन प्लेस करेगा। अब वो स्टोन तो एक है, और एक ही बंदा उसे प्लेस कर सकता है। तो इस पे लड़ाई शुरू हो गई कि कौन सा ट्राइब या उसका कौन सा लीडर उसको प्लेस करेगा। सही है। अब इसका भाई और अच्छा, इतनी उस पे जो है ना वो लड़ाई हो गई कि ब्लड शेड तक बात आ गई। ठीक है, खून रेजी तक बात आ गई। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकालें? तो वहां पे एक बंदे ने सजेस्ट किया कि फला एक दरवाजा है, उस दरवाजे से जो भी पहला बंदा गुजरेगा। अच्छा, अब मैं आपको जो बातें बताता हूँ ना, तो यहाँ जो हदीस कोट करता हूँ, तो आप शायद कहीं और से पढ़ें तो वो दरवाजा नहीं उसमें कहा गया हो, उसमें दीवान कहा गया हो, या कोई और टर्म इस्तेमाल की गई हो। तो देखिए, जब आप हिस्टोरिकल बातें पढ़ते हैं ना या हदीस पढ़ते हैं, क्योंकि ये कुरान तो है नहीं, सही है, जब आप हिस्टोरिकल बातें पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है। इवन आप सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी हदीस पढ़े ना, सेम हदीस भी पढ़े, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। सही है। तो लेट्स से अगर आपको कहीं से वो थोड़ी सी डिफरेंट बात मिल जाती है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज होता, तो आप उसको फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया करें, और उसको उसी तरह लिख लिया करें जिस तरह, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है उसको इस्तेमाल करके फिर आपको बताऊं। उमैया बिन मुगीरा ने प्रपोज किया था। ठीक हो गया, मुझे नाम नहीं पता कि किसने प्रपोज किया था, लेकिन चलें अगर आप बता रहे हैं तो ठीक हो गया। कि चलें, मैं कहता हूं कि एक बंदे ने प्रपोज किया कि इस दरवाजे से जो बंदा आएगा, उस और जो वो सोल्यूशन देगा हम उसको मान लेंगे। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही चाहते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उस दरवाजे से आए, और वो उस वक्त उस दरवाजे से आए, और उनको फिर बोला गया कि आप सजेस्ट करें। अच्छा, जब वो दरवाजे से आए थे, तो अभी ये अच्छा, ये उस वक्त का किस्सा है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। ठीक है। तो कुछ लोगों ने अल अमीन के नारे लगाना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने ट्रस्ट वर्दी के नारे लगाना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने और अच्छे नारे लगाना शुरू कर दिए। तो मतलब सब लोग खुश थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स होंगे जो हमारे इस पूरे मसले का हल निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सजेस्ट किया, वो इस पूरे मसले को समझते थे कि अगर मैं किसी ट्राइब को बोल दूं कि, या किसी ट्राइब के लीडर को बोल दूं कि आप उठाएं फला फला वजह से, तो दूसरे ट्राइब्स जो है ना वो बुरा मानेंगे।
जो भले से वो क्या नाम है वो मुझ पे उन्होंने इत्तेफाक किया है कि मैं इसका फैसला दूं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये समझा कि ये इस चीज को बुरा मानेंगे और इससे फिर मसले हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए थे कि वो जैसे मैंने आपको बताया वो खूनरेजी में इरप्ट हो सकते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मशवरा दिया? उन्होंने ये मशवरा दिया कि एक कपड़ा ले आए। अच्छा भाई, कपड़ा ले आए और फिर बोला कि पत्थर जो है ना इसके बीच में रखें और हर ट्राइब का जो लीडर है ना वो उस कपड़े को एक एंड से पकड़ ले। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि वो फिर लेके गए वो सारे ट्राइब लीडर्स और वो उसको काबा के करीब रख दिया और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्लेस कर दिया। अब इसमें फिर सब जो है ना वो राजी हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सारे जो लीडर्स थे, सारे ट्राइब्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो ये अगेन हमें क्या चीज बताती है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमें क्या इवेंचुअली बताती है? डिप्लोमेटिक टेंडेंसी बताती है। और हमें क्या बताती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिप्लोमेटिक एक्यूमेन बताती है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे, जो कि एक कॉर्नर स्टोन है डिप्लोमेसी का। विजडम, डिप्लोमेसी एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व। ठीक हो गया अगर आपको क्लियर हो गया। अच्छा, किसी ने बड़ा अच्छा मैप भी यहाँ पे शो किया, अभी शेयर किया था। तो मैंने भी जो है ना कुछ चीजें थी, जैसे अभी ताइफ की बात आई। ठीक है, इसी तरह अभी एक आध और जो है ना वो चीजें आएंगी जिसके लिए ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी मैप की। मदीना जो है वो मक्का के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसी तरह फिर मक्का जो है वो मदीना के साउथ में लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, इनकी इकोनॉमीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगला जो मैं पॉइंट दूंगा उसमें ही आपको हेल्प आउट करेगा समझने में। मक्का की जो इकोनॉमी है वो तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी। वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है। मक्का जो है वो एक मेजर ट्रेड रूट था, या मक्का के आसपास का जो रीजन था वो एक मेजर ट्रेड रूट था। और मक्का एक मेजर ट्रेड हब था। ठीक है, मैंने क्या मिसाल दी थी कि वो उस टाइम का समझ लें दुबई था। ठीक है। और मदीना जो है वो इकोनॉमिकली कंपेयर टू मक्का काफी वीक था। मक्का की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी और मदीना की इकोनॉमी कंपेयर टू मक्का काफी वीक। ठीक है। और मेजरली इनकी इकोनॉमी जो थी वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर थी। ये बात आप समझ लें। अच्छा, एक तो उनकी इकोनॉमी वीक थी और दूसरा वहां पे क्या मसला था? ये आपको ट्राइब्स यहां पे नजर आ रहे होंगे, ये मदीना का मैप है। इसके नॉर्थ में औस है, उससे थोड़ा नीचे खजरज है और उससे बहुत नीचे यहूदी हैं जिनकी सोसाइटीज वहां पे या उनके घर वहां पे आबाद थे। अच्छा, अब औस और खजरज जो है ना, जो अरबी ट्राइब्स थे, इन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ठीक है, वो एक दूसरे की ना जान के दुश्मन थे। इन लोगों के आपस में 10,000 मसले थे बीच में। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ रही है। अच्छा जी, तो इन लोगों के आपस में बड़े बड़े सारे मसले थे। होता ये था कि अगर औस वाले अपने एरिया में कोई मार्केट खोल लें तो खजरज वाले उसका बायकॉट कर लेते थे और उस मार्केट में नहीं आते थे। अगर खजरज वाले अपने एरिया में कोई मार्केट खोल ले तो औस वाले उस मार्केट में नहीं आते थे। तो होता क्या था, एक मार्केट होती थी, उसमें लोग ही नहीं आ रहे, तो उनका जो बिजनेस था वो फ्लरिश नहीं कर पाता था। तो इसका फायदा फिर किसने उठाया? यहूदियों ने उठाया। उनकी जो मार्केट थी वो बड़ी चलती थी। उनकी मार्केट में यहूदी भी आते थे, खजरज वाले भी आते थे, औस वाले भी आते थे। लेकिन खजरज वाली मार्केट में यहूदी तो आते नहीं थे क्योंकि वो तो चालाक थे। वो तो चाहते नहीं थे कि इनकी मार्केट फ्लरिश करे। वो तो इंश्योर करते थे कि औस और खजरज की आपस में ना बने, क्योंकि अगर इनकी आपस में बन गई तो फिर उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। और इन्होंने कई तरीकों से जो है ना वो ये इंश्योर किया, सिर्फ ये इकोनॉमी से नहीं, इन्होंने और कई तरीकों से इंश्योर किया कि इनकी आपस में ना बने। अब वो तरीके ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पे हम बाद में भी आते हैं।
सबसे पहले ना रिबा के थ्रू इंश्योर किया कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग कर्जा दिया करते थे, यहूदी जो थे वो कर्जा दिया करते थे ये अरबी कबाइलों को, मतलब औस और खजरज को ये लोग कर्जा दिया करते थे। और कर्जे से क्या होता था, आप आज देख लें क्या होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देख लें, पाकिस्तान का कितना ज्यादा पैसा, अ गुड चंक जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स पे चला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल तो देने को तो आप छोड़ें, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स में चला जाता है। तो उस टाइम भी यही होता था, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 40 रुपए आपकी इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहे हैं, तो पीछे आप फिर फ्लरिश किस तरह करेंगे, अपने बिजनेसेस में किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। एक तो उन्होंने रिबा के जरिए जरिए इनको जकड़ा हुआ था यहूदियों ने। वेयर वर द फॉलोअर्स ऑफ, अच्छा ये मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। अच्छा, दूसरा फिर इन्होंने क्या किया हुआ था कि इंटरटेनमेंट के थ्रू जो है ना, वो इनको क्या नाम है, यहूदियों ने कैप्चर किया हुआ था औस और खजरज को। किस तरह, वहां पे शराब बहुत आम थी और यहूदी शराब सप्लाई करते थे इन लोगों के लिए, और वो उनको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया करते थे। इसी तरह वहां पे नाचना गाना ये बहुत ज्यादा आम था। तो एक तो रिबा के थ्रू उनको उन पे कब्जा किया हुआ है, दूसरा एंटरटेनमेंट के थ्रू उन पे कब्जा किया हुआ है, तीसरा मार्केट इकोनॉमी के थ्रू उन पे कब्जा किया हुआ है। किस तरह, मतलब वो उनकी इकोनॉमी फ्लरिश नहीं करने होने देते थे। ठीक है, आज भी वैसे अगर आप देख लें तो यहूदियों ने या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इसी तरह कब्जा किया हुआ है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनके हाथ में है, इंटरेस्ट या जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जैसे इदारे उनके हाथ में है, मार्केट इकोनॉमी उनके हाथ में है। जी, रिबा मतलब इंटरेस्ट। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि उस वक्त हालात क्या थे। अच्छा, अब इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कुछ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो एक एग्रीमेंट था या एक पैक्ट था, लेकिन मेजॉरिटी यही कहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, औस और हजरज के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव किया। क्या क्या उसमें डिप्लोमेटिक चीजें की थी वो अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन बेसिकली क्या हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि रिलेशंस को इन दो ट्राइब्स के इंप्रूव किया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। अगर किसी को पता है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो उसको पता होगा। अच्छा, ये सॉरी, मैसेजेस नीचे चले गए। मीसा के मदीना, मीसा के मदीना, चार्टर ऑफ मदीना। अच्छा, वैसे ज्यादातर वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं वो मैग्ना कार्टा को ही क्या नाम है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दुनिया का। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों को, ठीक है, उस कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, वो तो एक बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा। चले हम ऑथर्स की बात कर लेते हैं। लेकिन एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑथर्स अपना ये चार्टर ऑफ मदीना को दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। इस्लामिक स्कॉलर्स तो कहते ही कहते हैं, लेकिन काफी सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चले, अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चार्टर ऑफ मदीना भी आ गया वहां पे, और औस और खजरज के जो है ना आपस में हालात भी इंप्रूव हो गए। अब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटर डिप्लोमेट कैसे बताती है, या एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट किस तरह बताती है, वो इस तरह बताती है, जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक न्यूट्रल मीडिएशन का रोल अपनाया। अच्छा, ये मैसेजेस नीचे नहीं आ रहे, लास्ट मैसेजेस कोई शो होना, मुझे अपडेट होना बंद हो गए। चले खैर, मैं आपको कोई मैसेज टाइप करे बंदा यहाँ पे चैट बॉक्स में।
ठीक हो गया, सही है, अपडेट हो गया। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाके मदीना दिया था, ठीक है, या इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म किए थे, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिप्लोमेटिक रोल कहाँ जाहिर होता है? कहाँ? ये इन 6 तरीकों से जाहिर होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक न्यूट्रल मीडिएटर रोल अपनाया था। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसको। अ सक्सेसफुल डिप्लोमैट अ सक्सेसफुल डिप्लोमैट मस्ट रिमेन न्यूट्रल व्हेन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये फिशर एंड यूरी की किताब में लिखा हुआ है। ये बहुत फेमस किताब है, ठीक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्टली यही चीज की, विच प्रूव्स हिम टू बी अ वेरी गुड डिप्लोमैट। अच्छा, इसके बाद क्या है? डिप्लोमैट्स often resolve deep rooted conflicts by shifting focus from divisions to common goals। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, गेटिंग देम टू कम टू कॉमन टर्म्स, ये वैसे भी इस्लाम में बहुत ज्यादा इंकरेज की जाती है। ये कुरान की एक आयत भी है, कम टू कॉमन टर्म्स एज टू बिटवीन यू एंड देम। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि कुरान में तो ये प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है स्ट्रेटेजी, कि अगर आप किसी हिंदू को प्रीच कर रहे हो या किसी आप क्रिश्चियन को प्रीच कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसे ये बताएं कि भाई आपके और हमारे रिलीजन के बीच में कॉमन चीजें क्या हैं। ठीक है, तो जब उसको ये अंदाजा हो जाएगा, जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, ठीक है, वेदास में स्पेशली, उसमें सिंगल एंटिटी या गॉड जो है ना, वो एक है। बाकी सारी उसकी जो है ना, वो कहते हैं उनके टर्म्स में प्रतिमाएं हैं, मतलब उसकी वो इमेजेस हैं। ठीक है, खुदा उनकी भी स्क्रिप्चर्स के जो मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं उनके मुताबिक एक है। ठीक है, इसी तरह फिर और बहुत सारी कैरेक्टर बिल्डिंग पे बातें करते हैं, इसी तरह और 10,000 चीजें हैं जो आपके और हिंदुइज्म के बीच में कॉमन आती हैं। तो जब आप किसी से ये बात कहेंगे ना कि भाई आपके और मेरे बीच में इतनी सारी चीजें कॉमन है, 70-80% चीजें तो कॉमन आ गई, जो 20% डिफरेंसेस हैं हम उन पे फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप कॉमनैलिटी से फिर डिफरेंसेस पे बात करेंगे ना, तो उस बंदे पे एक अलग सा असर पड़ेगा। उस पे ये कहेगा यार, इसके और मेरे बीच में तो काफी चीजें कॉमन है, जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में इस तरह है। ठीक है, तो ये कुरान में भी स्ट्रेटेजी बताई जाती है, और डिप्लोमेसी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। तो उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, कि उनके जो कॉमनैलिटीज थी उनके बीच में, कि वो अरब, यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्फेसाइज देयर शेयर्ड अरब एंड ट्राइबल हेरिटेज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू यूनिफाइंग आइडेंटिटी एज मुस्लिम्स। अच्छा, वो तो एक स्टेप आगे चले गए ना, कि पहले तो चले उनकी वो अरब और ट्राइबल आइडेंटिटी जो थी, उससे उसको यूज करते हुए वो उनमें कॉमनैलिटी फाइंड करा रहे थे। और फिर वो तो खैर जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तो वो सारी बातें ही मतलब वो खत्म हो गई, और कॉमनैलिटी फिर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये गेटिंग देम टू कम टू कॉमन टर्म्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है डिप्लोमेसी की, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई। अच्छा, इस्टेब्लिशिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, इस टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि इसके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ये शायद इसके 72 आर्टिकल्स थे, और इसमें हर चीज रेगुलेट की गई थी। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें रेगुलेटेड है ना, किस प्रोविंस की किस तरह बाउंड्री होगी, किस तरह कोई चीज इकोनॉमिकली चलेगी, पॉलिटिकल चलेगी, सोशली चलेगी, ये सारी जो चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह होगी, गवर्नेंस किस तरह होगी, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस टाइम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में बनाया गया। और उसकी बेसिस पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हुए, और बहुत सारी मतलब ये कि चीजें पीसफुली चलने लगी। तो ये एक डिप्लोमेटिक मार्वल था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हाँ, इंटरपर्सनल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी की टाइप्स पढ़ी हैं आप लोगों में से किसी ने, कि डिप्लोमेसी कितने टाइप्स की होती हैं? 2-3-4 टाइप्स अगर मुझे बता दें यहाँ पे। बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और एक ये होती है इंटरपर्सनल डिप्लोमेसी। इसमें क्या होता है कि आपसी रिलेशंस जो है ना, वो यूज किए जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में। और यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट कह लें आप, इसको, या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या मीडिएशन कह लें, जिसकी वजह से लड़ाई खत्म हो। तो उसमें
ऐसी डिप्लोमेसी जहां पे आपसी रिश्ते यूज किए जाएं, या जैसे मैरिज डिप्लोमेसी है। मैरिज डिप्लोमेसी क्या है? अच्छा, आजकल तो ये चीज इतनी कॉमन नहीं है, शायद रूरल एरियाज में ये फिर भी ये चीज कॉमन हो, सिटीज में ये कम कॉमन है, और इसको कुछ लोगों की नजर में आज इस तरह इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि आप शादी इस वजह से करें कि आपका इन्फ्लुएंस दोनों फैमिलीज का वो स्ट्रांग हो सके, या एक फैमिली दूसरी पे इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सके। पहले ऐसे बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, पहले ये चीज बहुत मैटर करती थी कि भाई अगर फला ट्राइब का बंदा फला ट्राइब की बंदी से शादी कर रहा है तो उसका रीजंस और भी होते थे, लेकिन एक मेजर रीजन ये होता था कि उन दोनों ट्राइब्स की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, या उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये भी चीज वहां पे जो है ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया इन दोनों ट्राइब्स के लोगों को आपस में शादियां करने में। तो उससे भी जो है ना, उन दोनों के आपसी रिलेशंस बेटर हुए। कल्चरल डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी, बिल्कुल सही है। चलें, डिप्लोमेसी की डिटेल में नहीं जाते, वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आपको ये 4-5 पॉइंट्स आई गेस समझ आ गए होंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज के बीच में किस तरह डिप्लोमेसी को यूज करते हुए उनके बीच में रिलेशंस बेटर किए। ठीक है, तो इस पे आप 2-3 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं। ये आ, मतलब मीडिएटर रोल पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, कमिंग टू कॉमन टर्म्स पे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस सब पे एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। अच्छा, चलें, अब हम एक इंपॉर्टेंट और सब टॉपिक पे आ गए। ठीक है, इस पे 10 नंबर का अभी स्पेशल सीएसएस का जो एग्जाम हुआ है उस पे नोट भी आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हिजरत हो गई। ठीक है, मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए। अब मदीना में जब वो थे तो उनको एक ख्वाब आया। ख्वाब में ये उन्होंने देखा कि वो काबे का तवाफ कर रहे हैं। सही है, और इस ख्वाब को उन्होंने डिवाइन रेवलेशन समझा, मतलब अल्लाह की तरफ से उन्होंने इसको हुक्म समझा। और फिर ये उन्होंने बात सहाबा को नरेट की, और सहाबा ने बोला कि हम आपके साथ तैयार हैं मक्का की तरफ जाने के लिए। उस वक्त हालात इनके आपस में अच्छे नहीं थे, वो 2 जंगे बल्कि 3 जंगे ऑलरेडी आपस में लड़ चुके थे। ठीक है, लेकिन साहबा ने बोला कि हम आपके साथ रेडी हैं वहां जाने के लिए, और कुछ रिवायात के मुताबिक 1400 साहबा के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हो गए। अच्छा, जब वो मक्का की तरफ रवाना हुए तो मदीना वालों को लगा, सॉरी हाँ, जब वो मक्का की तरफ रवाना हुए तो मक्का वालों को लगा कि ये हम पे शायद हमला करने आ रहे हैं। लेकिन फिर उन तक खबर पहुंची कि नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, और नहीं उनके पास जंगी घोड़े हैं, नहीं जंग जंग का साजो सामान है, तो ये लड़ाई नहीं करने आ रहे। लेकिन फिर भी उनको था कि भाई इतना बड़ा वो क्यों, जो है ना, वो इतने सारे लोगों के साथ क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोचा कि हम एक सहाबी को उनके पास, या एक कंटिजेंट या टीम को उनके पास भेजते हैं, और उनको बताते हैं कि हम सिर्फ तवाफ करने के लिए वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहले तो ये सोचा गया कि हजरत उमर को वहां भेजे। हजरत उमर ने सजेस्ट किया, क्योंकि वो वहां के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कबीले से नहीं बिलोंग करते थे, और जिस कबीले से वो बिलोंग करते थे वो थोड़ा सा वीक कबीला था, तो इसमें ये शुबा था कि खुदा न खास्ता उनको वहां पे शहीद भी किया जा सकता है, और बात भी उस तरीके से नहीं कन्वे हो सकती अगर कंपेयर टू समवन जो कि एक स्ट्रॉन्ग कबीले से ताल्लुक रखता हो, उसे भेजा जाए। तो फिर उनकी ये सजेशन मानी गई, और फिर हजरत उस्मान को नॉमिनेट किया गया, जो बन्नू उमैया से ताल्लुक रखते थे। बन्नू उमैया वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कबीला ऑफ दैट टाइम। और आपने उमैयद डायनेस्टी का भी पढ़ा होगा। तो जब खुलफा राशिदीन का दौर आया, उसके बाद उमैयद डायनेस्टी ने टेक ओवर किया, तो जियोग्राफिकली जो इस्लाम ने सबसे बड़ा रीजन ऑक्यूपाई किया था वो इस डायनेस्टी के थ्रू ही टाइम में ऑक्यूपाई किया था। अच्छा,
चले, खैर ये उस वक्त भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कबीला था, बनु उमैया का, और हजरत उस्मान उससे ऑलरेडी बिलोंग करते थे। तो उनको भेजा गया कि आप वहां पे जाके ये बात करें। तो 2 से 3, कुछ रिवायात में आता है कि 2 से 3 दिन लगे उनको, और वो वहीं पे थे। फिर ये बात फैल गई कि खुदा न खास्ता हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को वहां पे शहीद कर दिया गया। ये बात फिर जो 1400 सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हुए थे उनमें ये बात फैल गई। अब जब ये बात फैली तो उन्होंने फिर इस चीज की तैयारी कर ली कि हम तो अब इन पे अटैक करेंगे। एक दरख्त है, उसका नाम है रिजवान, उसके नीचे बैठ के या खड़े होके ये बैत लिया गया कि भाई हम अटैक करने लगे। तो सबने बैत किया कि हाँ भाई हम तैयार हैं अटैक करने के लिए। और इस बैत को बैत रिजवान भी कहा जाता है, और ये एमसीक्यू जो है ना पास पेपर में काफी दफा पूछा गया है। ठीक है, बैत रिजवान, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो सबने ये वो मतलब एग्री कर लिया। अच्छा, अब कुछ रिवायात के मुताबिक फिर वहां से खबर आई कि नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं शहीद किया। और कुछ रिवायात के मुताबिक ये है कि हजरत उस्मान खुद वहां पे आए मैसेज देने के लिए, तो उससे पता चल गया कि उनको नहीं शहीद किया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी माहौल जो है ना वो थोड़ा सा टेंस हो गया था। तो फिर डिसाइड क्या किया गया कि भाई वहां से यहाँ पे कोई कंटिजेंट आए और वो दोनों आपस में जो है ना बात करें और इस मसले का हल निकालें। ठीक है, तो टू एंड फ्रो कंटिजेंट्स आते रहे और बात होती रही। तो इवेंचुअली जो शरायत, हालांकि उस वक्त तक मुसलमान 2 गज़वात जीत चुके थे उनसे, और वो देवर ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, और उस हालात में उनको जो डील मिली सहाबा के नजदीक, वो एक अच्छी डील नहीं थी। और सहाबा ने काइंड ऑफ उस पे एहतजाज भी किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि हमें इस डील को नहीं मानना चाहिए, और या इस एग्रीमेंट को नहीं मानना चाहिए, और हम उन पे क्या नाम है हमला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया और एग्री किया जो टर्म्स उन्होंने दिए थे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर में इस डील को एक बेहतर डील, क्या लिखा हुआ है, बेहतर रिजवान जी, हाँ, इस डील को एक बेहतर डील बना सकते थे। अच्छा, अब इस डील में क्या था जो उनको चीज नहीं पसंद आ रही थी सहाबा को। उस डील में ये था कि सबसे पहले तो इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, इस साल आप जो है ना वो वापस चले जाएं। तो ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई साहबा को कि वो इतने सारे 1400 लोग, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में भी देखा कि वो तवाफ कर रहे हैं, और वो तवाफ किए बगैर कैसे चले जाएं। तो ये बात बिल्कुल उनको नहीं पसंद आई। दूसरी चीज, ये मदीना और ये आपको मक्का नजर आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज जो उसमें थी कि मदीना से अगर कोई भी बंदा मक्का आएगा इस्लाम को छोड़ के, तो उसे मक्का में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बंदा मक्का से मदीना जाएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भले से वो इस्लाम कबूल कर ले, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल इनको नहीं पसंद आ रही थी साहबा को कि भाई हमारे यहां से कोई बंदा वहां छोड़ के जाए तो फिर तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी तरफ से कोई बंदा हमारी तरफ आए इस्लाम कबूल करके तो हम उसे ना एक्सेप्ट करें। तो ये भी बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी साहबा को। और जो एक बात बिल्कुल नहीं पसंद आई ना, कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो मोहर लगी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मोहर लगी थी उस पर लिखा था मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो इस चीज पे भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह ना लिखें। फिर उस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया। तो फिर उन्होंने एग्री किया। तो इसमें से कोई भी चीज उनको साहबा को नहीं पसंद आ रही थी। बस एक बेनिफिट या एक अच्छी चीज जो उसमें नजर आ रही थी वो ये थी कि 10 साल तक आपस में दोनों पार्टीज लड़ाई नहीं करेंगी। उसमें और भी चीजें थी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मेन ये चीजें थी। अच्छा, 10 साल तक दोनों पार्टीज आपस में सीज फायर मेंटेन करेंगी और लड़ाई नहीं करेंगी। ठीक है, मेन ये चीज थी। अच्छा, इसको फिर हम हिस्टोरिकली अगर देखें ना तो इसमें इसके बहुत ज्यादा फवायद हुए थे। वो कॉन्केस्ट ऑफ मक्का जो है, फतेह मक्का भी जो है ना वो इसी ट्रीटी की वजह से पॉसिबल हुआ था। मुसलमान जो स्ट्रांग हुए थे वो भी इसी ट्रीटी की वजह से हुए थे। अपेरेंटली तो ये एक वन साइडेड और बायस ट्रीटी लग रही है, लेकिन एक लीडर जिसके पास विजन था वो इसको देख सकता था कि आगे जाके ये किस तरह हमें फायदा पहुंचा सकती है, और इसमें अल्लाह की बरकत भी शामिल थी। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको बता दी।
कि उस पे जो है ना वो मोहर पे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। अच्छा, ये तो चलें, आपको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बात समझ आ गई। अब एक बाद में एक स्लाइड आएगी इसके रिजल्ट्स पे। तो अगर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे सवाल आए तो आप सबसे पहले तो ये कोट कर दें, इसका जो मैंने आपको पूरा मंजरनामा बताया अपना हिजरत के बाद का, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रीम देखा था। और फिर वो सारी बात आप जो है ना अपने उसमें कोट कर सकते हैं, अगर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे क्वेश्चन आ जाए फिर से। ठीक है, ये 3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर फिर से आए तो वो सारी बात आप कोट करेंगे, और उसमें फिर ये जो मेन मैंने आपको पॉइंट्स बताया ये कोट करेंगे, फिर उसका रिजल्ट जो है ना उस पर बात करेंगे। तो इसमें 10 नंबर का नोट के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, और जो 3-4 स्लाइड्स में हमने बात की है वो आप कोट कर दीजिएगा। अच्छा। अच्छा, ये और फिर एक डिप्लोमेसी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ गुड डिप्लोमेट पे जब आप नोट लिखेंगे या सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप जो है ना ये हेडिंग दे सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी एंड रियलिज्म इन डिप्लोमेसी। ठीक है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से किसी भी बात पे गुस्सा भी खा सकते थे कि भाई ये बहुत एक अनफेयर डील है, या वो इस बात पे भी वो कह सकते थे कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह जो है ना वो क्यों हटाया जाए और मेरा नाम क्यों लिखा जाए। लेकिन वो एक बिगर पिक्चर को देख रहे थे, और वो अडेप्टेबल हुए, जो कि एक डिप्लोमेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करते हुए आप अपना पैराग्राफ बनाएंगे, तो ये भी एक पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब जब आप वो सवाल लिख रहे होंगे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे, उसमें फिर ये वाला पॉइंट वैसे आप कि सुलह हुदैबिया में हुआ क्या था या वो ट्रीटी क्यों ब्रेक हुई थी, ये आप डिप्लोमेसी वाले सवाल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये वाली स्लाइड, ठीक है, इसको अगर आपने लिखना है तो एक आध लाइन ब्रीफली लिख लें। और ये वाली स्लाइड, ये आप डिप्लोमेसी वाले सवाल में नहीं कर रहे होंगे। अगर सुलह हुदैबिया पे आए तो फिर आप उससे रिलेटेड सारी चीजें लिख सकते हैं, स्पेशली ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड सुलह हुदैबिया के क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं? अच्छा, देखिए पास्ट पेपर में एक सवाल आया हुआ था कि सुलह हुदैबिया पे, सॉरी हाँ, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे नोट लिखें। ठीक है, तो अगर नोट पे सवाल आता है तो आप, जो मैंने आपको पूरा किस्सा बताया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा था, वो वाली सारी बात, ये जो इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, ये वाली बात, ये बात, ये बात आप सुलह हुदैबिया के क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमेट पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाली स्लाइड आप नहीं लिखेंगे, या इस वाली स्लाइड को आप यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम आप एक आध लाइन लिख लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आप नहीं यूज करेंगे। इसी तरह इसको भी आप नहीं यूज करेंगे कि ट्रीटी टूटी क्यों थी। ठीक है। देखिए 10 पेज का 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन पे 5 पेजेस लिखते हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन पे 2.5 पेज लिख लें, मैक्सिमम 3 पेजेस लिख लें। अच्छा, अब ट्रीटी टूटी क्यों थी? दो ट्राइब्स थे, एक बनु खुजा और एक बनु बकर। अब 2 साल गुजर चुके थे और मुसलमान जो है ना उन्होंने गजवात में भी हिस्सा लिया था, और वो जीतते भी थे काफी सारी गजवात, और वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन के सामने आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। और ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि पीस का टाइम था, क्योंकि कुरैश की तरफ से, मक्का की तरफ से ना उन पर अटैक नहीं हो रहा था। और मक्का जो है ना वो काफी सारी वजूहात की वजह से वीक होता जा रहा था। ठीक है, तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जो है ना अब क्या नाम है मुसलमानों के साथ जंग करें या वो जंग का सोचे। लेकिन
हुआ ये कि जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी उसमें एक क्लॉज था अलायंस का, कि जो काफी सारे अपना क्या नाम है ट्राइब्स हैं, वो अलाउड हैं कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। वो मुसलमानों को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कर ले, कुरैश वालों को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कर ले। तो एक ट्राइब था बनु खुजा और एक ट्राइब था बनु बकर। अब हुआ ये कि बनु बकर ने बनु खुजा पे अटैक कर दिया। अब ट्रीटी में तो ये लिखा था कि वो अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, और बनु बकर को फिर सपोर्ट भी किया कुरैश ने। किस तरह सपोर्ट किया? बजाहिर तो वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको आर्म्स भी दिए, उनको मॉरल सपोर्ट भी दिए, उनको खाना सप्लाई करना, रिसोर्सेज सप्लाई करना, ये सारा कुछ दिया, ठीक है, जिस तरह यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह सपोर्ट किया। अब बनु खजा जो है ना वो कंप्लेन लेके चले गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, जब मसला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उन्होंने बोला कि भाई आपने जितने लोग इनके शहीद किए हैं, आप उनके लिए या कत्ल किए हैं, आप उनके एवज ब्लड मनी दो, ठीक है। लेकिन कुरैश ने ये मना कर दिया, क्या नाम है, उस ट्राइब ने भी मना कर दिया, और कुरैश ने भी जो है ना इस इन डिमांड से मना कर दिया कि हम कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना वो कोई ऑप्शन नहीं बचा, और फिर उन्होंने यही किया कि एक बड़ी आर्मी मोबिलाइज की और फिर उनको मक्का की तरफ लेके चले गए। अब मक्का की तरफ लेके चले गए वो लोग, मैंने आपको बताया कि वो वीक हो चुके थे, वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इतने अच्छे तरीके से वहां पे जो है ना वो मुसलमान पहुंचे थे। तो हुआ ये कि इवेंचुअली वो लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने फिर जिसको कहा जाता है ना कि मक्का फतेह मक्का जो है ना वो एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। तो यही हुआ कि मक्का से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ निकले थे, और जब वो वापस आए, कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 लोगों के साथ वहां पे आए थे, कुछ और क्वांटिटी कोट करते हैं। तो ये बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए एक बंदे के साथ थे और वापस 10,000 लोगों के साथ आए, और ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ। मतलब किसी कोई खून नहीं बहा, किसी का कत्ल नहीं हुआ। कुछ रिवायात में है कि कुछ लोगों को कत्ल किया गया, लेकिन मेजॉरिटी में यही है कि कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई खून का कतरा नहीं बहा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस मक्का आ गए, ठीक है, जिसको फिर फतेह मक्का कहा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को भी आप जो है ना डिप्लोमेसी में यूज कर सकते हैं। फाइन सर, फाइन सर, फाइन सर, यस सर, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम और डिप्लोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऑनरिंग एग्रीमेंट्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, इसको पढ़ लेते हैं जरा। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आर फाउंडेशंस ऑफ सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, ठीक है। अब जहां भी एग्रीमेंट ऑनर करने की बात आएगी, इसका मतलब हम सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह किया गया? Despite the seemingly harsh terms of the Treaty of Hudaybiyah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained steadfast in upholding the agreement, even when it meant returning Abu Jandal, a Muslim convert, to Quraysh. This demonstrated integrity, commitments to treaties, and respect for negotiated agreements, key qualities in diplomatic. अच्छा, मैं आपको एक और जो है ना वो थोड़ा सा किस्सा बता दूं सुलह हुदैबिया के बारे में, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में, सॉरी। जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी ना, तो क्या उसमें एक क्लॉज था कि जब भी कोई मक्का से इस्लाम कबूल करके मदीना की तरफ आएगा ना, तो मदीना वालों को वो बंदा वापस करना हो। तो वो जो ट्रीटी थी ना, उसमें एक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई थी, और उस पार्टी की तरफ से जिन जिन की मोहरें लगी हुई थी ना, उसमें जो एक लीडर था, उसका बेटा भी इस्लाम कबूल करके मदीना चला गया था, जिसका नाम अबू जंदाल था। उसको भी, हालांकि वहां के मुसलमान नहीं चाहते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमोशनली बड़ा ये चीज फेस करनी पड़ी कि किस तरह वो उनको वापस कर रहे हैं, लेकिन उनको वापस किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मक्का कुरैश को कि आप इस बंदे को रख लें। ठीक है। अच्छा, अब वहां वाले लोग फिर परेशान हो गए जो इस्लाम लाना चाहते थे कि अगर हम इस्लाम लाएंगे तो कुरैश क्या मक्का में रह के तो सरवाइव नहीं कर सकते, और अगर इस्लाम नहीं लाएंगे तो ये हमें चीज गवारा नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया। मतलब जो भी बंदा इस्लाम कबूल करता था, मदीना तो वो जा नहीं सकता, तो वो यहाँ कोई एरिया है, यहाँ पे ये लोग रहना शुरू हो गए। तो भाई ये एक बंदे से शुरू हुई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, उसके बाद 100, और मतलब एक पूरी कम्युनिटी यहाँ पे आबाद हो गई। अच्छा, अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोरसाइट कह ले, या अल्लाह की तरफ से उनको ये हुक्म आया, तो उसमें आप उसकी बरकत कह लें कि यहाँ पे जब कम्युनिटी एक सेटल होना शुरू हो गई ना, तो यही एक रूट था। ये आपको नजर आ रहा होगा जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ये ट्रेड रूट था बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी बंदा जब यहाँ पे ट्रेड के लिए आता था, या मक्का वाले जब यहां से जाते थे, तो ये लोग उसे इंटरसेप्ट कर लेते थे, उनका जो माल है उस पर भी कब्जा कर लेते थे, या उनके जो लोग थे उनके क्या नाम है, किडनैप, कुछ किडनैप का भी वर्ड यूज किया गया है कुछ बुक्स में, कि किडनैप कर लिया या उनसे माल ले लिया, ये सब होने लगा। तो मक्का वाले तो इस चीज से बहुत परेशान हो गए। फिर मक्का वालों ने क्या किया, बोला कि भाई ठीक है, तुम लोग मदीना चले जाओ। तो जो बात उनके अगेंस्ट जा रही थी, अब वो जो वो क्लॉज था, अब वो भी उनके फेवर में हो गया कि भाई अब तो ये लोग आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा जो इस पे ना एक क्लॉज था, वो ये था, कोई भी आदमी अगर मक्का से मदीना आएगा इस्लाम कबूल करके, तो मदीना वाले उसे वापस करेंगे मक्का को। अच्छा, उसमें औरत का जिक्र नहीं था। ठीक है। अब वो कहेंगे, वो मक्का वाले कहने लगे कुछ, मैंने एक आध किताबें पढ़ी हैं, उसमें यह है कि वो कहने लगे तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन क्योंकि उसमें एक्सप्लिसिटली जिक्र नहीं था, और ट्रीटी में अगर कोई एक्सप्लिसिटली किसी चीज का जिक्र ना हो तो वो चीज नहीं होल्ड करती, यहाँ तो आप लिखवा लेते। तो फिर जब भी कोई औरत इस्लाम कबूल करती थी तो मदीना वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि ट्रीटी में इस चीज का जिक्र नहीं था। तो औरतें तो वैसे ही आ रही थी। ठीक है। और मर्द जो है ना वो भी आने लगे, जब मक्का वालों को इतने सारे मसले दरपेश आने लगे, तो वो लोग भी आने लगे। ठीक है। और 10 साल तक जो है वो वैसे ही कोई जंग नहीं हो सकती इन दोनों के बीच में। उस 10 साल तो वो पीरियड नहीं था, 2 साल का पीरियड रहा, और उसके बाद जो है ना वो इनकी कुरैश की वजह से वो ट्रीटी खत्म हो गई। लेकिन उस 2 साल के पीरियड में ना मुसलमानों ने बड़ा फ्लरिश किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो अपेरेंटली तो लग रहा था कि नहीं, हाँ भाई ये मुसलमानों के साथ बड़ा गलत हुआ है और हमें एक बड़ी बायस्ड डील मिली है। लेकिन आप देखें वो सारे जो अगेंस्ट जा रहे थे हमारे पॉइंट्स, उसमें से काफी सारे न्यूट्रलाइज हो गए, और जो हमारे फेवर में थे उनका हमने भरपूर फायदा उठाया। ठीक है। तो ये सुलह हुदैबिया की बात हो गई। इसके बाद वाई डिड दे ब्रेक द ट्रीटी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब ऑनरिंग द एग्रीमेंट्स, ऑल्दो ये चीज जो है ना उस वक्त बहुत हर्ट कर रही थी कि किस तरह हम उन लोगों को क्या नाम है जो इस्लाम कबूल करके आ रहे हैं उनको अपने पास ना रखें और उनको वापस उसी जालिम जो है ना वो स्ट्रक्चर में भेज दें। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट में ये भी किया, हालांकि सहाबा का भी बहुत प्रेशर था कि इनको जो है ना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इन लोगों को, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट्स को ऑनर किया। ठीक है। तो ये फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी है, क्या, ट्रस्ट बिल्ड करना और एग्रीमेंट्स को ऑनर करना। ठीक है। तो इससे भी हमें नजर आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के या अब तक के बेहतरीन डिप्लोमेट थे। तो इस पे आप अपना एक पैराग्राफ बना सकते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया मास्टरिंग स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज। ये आप पढ़ लें, ये वही बात है जो मैंने की है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मॉडर्न डिप्लोमेसी वैल्यूज स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज एज अ मींस टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट 2015 से कोट किया गया है, और यही एग्जैक्ट चीज जो है ना वो सुलह हुदैबिया में हुई है। ठीक है। दो जो मेजर लॉन्ग टर्म हमें सक्सेस मिली है ना, एक तो क्योंकि मुसलमानों ने 2 साल में बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया था, विच लेड टू विक्टोरियस कॉन्केस्ट ऑफ मक्का। दूसरा, तो मुसलमानों ने जो कंसोलिडेट किया वो कैसे किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जो आसपास के रीजन्स थे, जितने भी रीजन्स थे, या जहां तक हम
मतलब हमारी अप्रोच हो सकती थी। हमने उनको लेटर्स भेजे, हमने उनको मैसेंजर्स भेजे, हमने वहां पे एनवॉइस भेजे इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए। ठीक है। अब कह तो हम यही रहे हैं ना कि हमने इस्लाम का पैगाम फैलाया या दीन हमने फैलाने के लिए भेजा, तो उसमें डिप्लोमेसी कहाँ से आई? देखिए, इस्लाम को फैलाया वो हमारा क्या है, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। और नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने को क्या कहते हैं? वॉर के अलावा जो मीन्स है वो होती है डिप्लोमेसी। तो यहां पे हमने डिप्लोमेटिक मीन्स को इस्तेमाल करते हुए अपना नेशनल इंटरेस्ट फैलाया, मतलब इस्लाम के मैसेज को फैलाया। ठीक है। अच्छा, जब आप ये वाली बात लिखे ना कि ये स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए डिप्लोमेसी में, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और ये डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, और उसमें फिर हम लेटर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे ये कुछ लेटर्स हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को लिखे थे, और उनके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सेल में अपने लिए फाइल बनाई थी। मतलब वो पुराने नोट्स थे मेरे, तो ये हम इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई हरक्यूलिस को भेजा तो उसने क्या किया, इस्लाम एक्सेप्ट किया नहीं किया, और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हुए। और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स थे। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन लॉन्ग टर्म्स उनके क्या थे बेनिफिट, ये आप इनमें से 2 3 4 कोट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल होगी जब आप डिप्लोमेसी का सवाल अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, एक बहुत और इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है डिप्लोमेसी का कि इनवॉइस को आपने हमेशा प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। ये चीज आज तो क्या नाम है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। अच्छा, वियना कन्वेंशन समझे कि पहले बताएं, किसी को पता है कि वियना कन्वेंशन क्या है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस? किसी को पता है तो बता दें, नहीं तो मैं थोड़ा सा। अच्छा, आपको आपने सुना होगा कि एम्बेसडर्स क्या होते हैं या डिप्लोमेट्स क्या होते हैं। जब भी कोई किसी कंट्री का डिप्लोमेट किसी और कंट्री में जाता है ना, लेट्स से कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इंडियन डिप्लोमेट्स भी आए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स भी रह रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम है अपना, यूके के भी डिप्लोमेट्स रह रहे हैं। सही है। तो उनको जो है ना वो सर्टेन इम्यूनिटीज हासिल है, यहाँ का वो टैक्स नहीं देंगे। अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो फिर अपार्ट फ्रॉम फ्यू एक्सेप्शनल क्राइम्स, अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं तो वो यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ का कानून नहीं लागू होगा, उनको उस उनके कंट्री भेजा जाएगा और उन वहां पे उनको सजा दी जाएगी। इस तरह के और बहुत सारे चीजें हैं जो कि इन रिलेशंस को गवर्न करती हैं। ठीक है, कि किसी भी डिप्लोमेट के साथ किस तरह आपने बिहेव करना है। ठीक है। अगर आप उसको जो है ना यहाँ का कानून लगा देंगे, जैसे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये पाकिस्तान में अभी जो मतलब यहाँ किसी भी कंट्री में कोई इस तरीके का कानून पास हो जाता है कि वो कहता है कि भाई आप जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अब ये कानून अगर आप डिप्लोमेट पे लगा देंगे, तो वो तो अगर अपने गवर्नमेंट का ओपिनियन हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है वो वही नहीं कर सकता, तो फिर क्या पॉइंट है उसका यहाँ आने का? ठीक है। तो यहाँ पे उनके कानून लागू नहीं होते, बहुत सारे कानून नहीं लागू होते। सही है। इसी तरह आपको जूलियन असांज का पता होगा, चले उसका नहीं भी पता हो तो अगर लेट्स से कोई मुजरिम है, पाकिस्तानी मुजरिम है, वो किसी एम्बेसी में चला जाता है, तो यहाँ की पुलिस उस एम्बेसी में जाके उसको नहीं पकड़ सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। वो दूसरी कंट्री से राब्ता करेगी कि भाई उस मुजरिम को बोलो कि वो बाहर आ जाए। ठीक है, फिर ही आप पकड़ेंगे, आप एम्बेसी के अंदर जाके नहीं पकड़ सकते। ये फिर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह जब वो क्या नाम था उसका पायलट का जो 27 फरवरी को इंडिया वाला यहाँ पे आके गिरा था, अभिषेक नाम था, क्या नाम था, खैर उसको भी हम, हाँ अभिनंदन नाम था उसका, अभिनंद, हाँ अभिनंदन नाम था। तो वो भी जब आके यहाँ पे गिरा था ना, तो उसको हमने मतलब चलो ठीक है, लोगों ने तो मारा जो भी किया, लेकिन उसको हमने सर्टेन प्रोटोकॉल्स के साथ उसके साथ हमने डील करना है। क्यों? क्योंकि हमने वियना कन्वेंशन की जो ट्रीटी है वो साइन की हुई है कि हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा, ये तो सारे चीजें ना अभी ये 1961 में अप्रूव हुई हैं। ठीक है, या ट्रीटीज जो है ना वो बनी है 1400 साल पहले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रीटी में जो बहुत सारी चीजें हैं वो तब अपनाई थी।
और ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इनवॉय भी जो है ना वो वियना कन्वेंशन में मौजूद है, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इंश्योर कराया। और इसकी एग्जाम्पल हमें कहाँ नजर आती है? मैंने आपको वही बताया ना, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में क्या हुआ था कि वो लोग वहां जा रहे थे, वहां वाले कंटिजेंट्स यहाँ आ रहे थे, ये सारी नेगोशिएशन चल रही थी। तो वहां पे एक जो है ना उनका लीडर था जिसका नाम था, क्या नाम था इसका, प्रोटेक्शन ऑफ, अच्छा उस बंदे का नाम नहीं आ रहा, एक सेकेंड। हाँ, उर्वा बिन मसूद जो है ना, एक कंटिजेंट जो आया कुरैश से, वो वहां पे आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने। तो बात के दौरान जो है ना, एक तो उसका एटीट्यूड कुछ इस तरीके का था जो कि जो सहाबा थे उनको नहीं पसंद आ रहा था। और फिर एंड में उन्होंने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, नाउजुबिल्ला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पे हाथ रखा। और उस टाइम अरब कल्चर में ये चीज बहुत डेप्रिकेटिंग या बुरी समझी जाती थी। ठीक है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बर्दाश्त किया। और इसको मतलब सहाबा ने उस वक्त तलवारें भी अपनी निकाल ली थी कि हम इसकी गर्दन उड़ा दें। ठीक है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि वो मैसेंजर है उनका, ये उनका एनवॉय है, उनका पैगाम लेके आया है, इसलिए उसको आप कुछ ना करें। ठीक है, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस का अभी कॉर्नर स्टोन है। डिप्लोमेटिक, ये जो मैंने आपको अभी वियना कन्वेंशन बताई ना, ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है डिप्लोमेसी में। और ये चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इंप्लीमेंट करवाई। तो ये क्या चीज प्रूव करती है? ये चीज प्रूव करती है दैट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट डिप्लोमैट। अच्छा, एक और इंसिडेंट है, उसमें क्या हुआ, एक कॉन्वॉय का एनवॉय का बंदा आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, हैड इट नॉट बीन दैट मैसेंजर्स आर नॉट टू बी किल्ड, आई वुड हैव यू एग्जीक्यूटेड। अगर मैसेंजर्स को ना मारने की पाबंदी ना होती ना, तो मैं तुम्हारा कत्ल कर देता। क्यों उसने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को इस तरह बोला था? क्योंकि उसने जो है ना वो नबूवत का दावा कर दिया था। तो एक बंदा जो नबूवत का दावा कर रहा है, ठीक है, उसको भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने दिया और कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो डिप्लोमेसी के जो रूल्स थे उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना कि एक बंदा आके नबूवत का दावा कर जाए और फिर भी आप उसे कुछ ना बोलो। क्यों? क्योंकि आप जो डिप्लोमेसी के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा, एक और जो है ना, स्प्रेडिंग क्लॉक फॉर लीडर्स अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड डिप्लोमेसी। अच्छा, बहुत सारे लीडर्स जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, तो उनका रुतबा, रुतबे के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ट्रीट करते थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इनवॉइस आते थे जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिफ्ट्स देते थे। जो कि आजकल डिप्लोमेसी में, अभी मैंने एक आध मिनिस्ट्री में काम किया था, वहां पे ना एक स्पेसिफिक बजट रखा जाता है गिफ्ट्स के लिए, कि भाई फला कंट्री से अगर एनवो आएगा तो उसे हम गिफ्ट देंगे, इसके लिए बजट रखा जाता है। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स भी गिवन है जो गिफ्ट गिविंग की, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां से एनवो आए थे तो उनको गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट्स टू रूलर्स ऑफ इजिप्ट, गिफ्ट्स टू चीफ ऑफ नजद, गिफ्ट्स टू नजासी, अबिसीनिया का जो लीडर था वो आया था, तो नजाशी, सॉरी, तो उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिफ्ट दिया था। तो ये प्रैक्टिस भी जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बाकायदगी से फॉलो की थी। दूसरा, कुछ को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना क्लॉक जो थे ना वो बिछाते थे, ताकि उस बंदे को ना रिस्पेक्ट फील हो और वो उससे हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हों। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या शो करती हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग एन एक्सेप्शनल डिप्लोमैट। अच्छा, हाँ, एक और जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल कह लें आप, कि अगर कोई भी कंट्री आपको हार्म पहुंचाता है,
ठीक है, तो उसके एवज जंग करने से पहले आप उससे रेपरेशंस डिमांड कर सकते हैं। रेपरेशंस क्या होती हैं, किसी को पता है? हाँ, बिल्कुल। उसके अगेंस्ट कोई भी आप जो है ना वो मुआवजा उनसे डिमांड कर सकते हैं, अजाला डिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का है। कंपनसेशन, बिल्कुल। अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अगर एक कंट्री है, लेट्स से पाकिस्तान है, उसके पास इंडिया का कोई बंदा आता है, ठीक है, और उसे पाकिस्तान में मार दिया जाता है, ठीक है, या किसी और भी कंट्री का बंदा आता है उसे मार दिया जाता है, तो आप डायरेक्टली जंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उसकी अगेंस्ट आप रेपरेशंस डिमांड कर सकते हैं, मतलब कोई भी मुआवजा या उसके अजाले के लिए कोई आप अमाउंट डिमांड कर सकते हैं, या कोई और भी फर्ज करें कि आपने दूसरी कंट्री के साथ कोई मुआवजा मुआहिदा किया हुआ है कि अगर हमारा कोई भी बंदा मारेगा या आपका भी कोई बंदा हमारा बंदा मारेगा तो हम उसके साथ एक सर्टेन वे में डील करेंगे, तो बजाय इसके कि आप जंग पे जाएं, वो सर्टेन वे में आप उससे डील करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पिछले ट्राइब्स में ये होता था कि अगर एक ट्राइब का बंदा दूसरे ट्राइब के बंदे को मार दे तो उसके अगेंस्ट वो ब्लड मनी ले सकता है, ठीक है, या अगर उसके रिश्तेदार उसे माफ कर दें तो फिर वो मसला हल हो जाएगा। ये नहीं कि आप दूसरे ट्राइब के साथ जंग पे चले जाएं। तो ये अगेन एक डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल है जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करवाया था। अच्छा, अच्छा, हुआ क्या था उस टाइम पे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sought justice through negotiations demanding accountability from Byzantine instead of immediately resorting to war। अच्छा, जो मुझे ये किस्सा याद आ रहा है उसमें ये था कि रोमन एम्पायर का एक नहीं, डिमांडिंग रेपरेशंस फ्रॉम द रोमन एम्पायर फॉर किलिंग अ डिप्लोमेट। हाँ, हमारा एक डिप्लोमेट था जो कि रोमन एम्पायर गया था इस्लाम का मैसेज लेके, ठीक है, यहाँ कोई भी चले मैसेज लेके गया था, तो उस डिप्लोमेट को वहां पे कत्ल कर दिया गया था। अब डिप्लोमेट को कत्ल करना एक बहुत ग्रेव क्राइम है, ठीक है, अभी मैंने आपको वियना कन्वेंशन की बात बताई है, ठीक है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि वो वॉर पे जाए बेजेंटाइन एम्पायर के साथ या रोमन एम्पायर के खिलाफ, उन्होंने क्या किया कि रेपरेशंस डिमांड की कि हमें, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अजाले में क्या मांगा, लेकिन इसका अजाला किया जाए, उन्होंने किसी मतलब कोई चीज मांगी, ठीक है, तो आगे से रोमन एम्पायर ने मना कर दिया कि हम आपको फला चीज नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो फिर जो है ना हमारी एक फौज गई थी उनसे जंग लड़ने, जिसको बैटल ऑफ मुताबी कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है कि उनके 2 लाख लोग थे, हमारे 3,000 लोग थे, लेकिन फिर भी हम जंग करने गए थे। सही है, लेकिन पहले हमने क्या किया? पहले हमने डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स ही दिया। पहले हमने बोला कि आप रेपरेशंस दे दें तो फिर हम जंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे भी फिर ये जो सेकंड पैराग्राफ है उससे हमें ये पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला रिस्पॉन्स हमेशा डिप्लोमेटिक ही होता था, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर, गॉट इट। ठीक हो गया जी, समझ आ गया तो अच्छी बात है आपको। अच्छा, गिफ्ट गिविंग पे हमने बात कर दी है, ये डिप्लोमेटिक। अच्छा, तकरीबन टॉपिक एंड हो गया है, बस ये है कि आमुल वफूद, द ईयर ऑफ डेलीगेशंस, ये वो साल था, 9 हिजरी का साल था। इसमें जो है ना वो, क्योंकि इस्लाम जो है ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा था, और अलग अलग एरियाज से जो है ना वो मक्का में वफूद आ रहे थे, मक्का में मदीना में मतलब वफूद आ रहे थे, और वो अपने क्या नाम है, ट्रेड के लिए भी आ रहे थे, और डिप्लोमेट्स भी भेज रहे थे अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स कायम करने के लिए। मतलब ये फ्लरिशमेंट का टाइम था जहाँ पे हर मतलब बहुत सारी जगहों से आपके जो रीजन जिसको आप रूल कर रहे थे मक्का मदीना वाला, वहां पे डिप्लोमेट्स आ रहे थे। तो बेसिकली ये सक्सेस दिखाता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी पे, ठीक है। तो इसमें भी आई गेस एक पैराग्राफ बना के आप टॉपिक एंड कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें हमने तकरीबन कोई 12-13 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं,
अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको एटलीस्ट 8-9 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, तो ये है कि आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। और फिर मैं कोशिश करूंगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को क्लास ले लूं, जिसमें आपको जो सीरा के बाकी 2 टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराऊं। थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक था, तो इसको समझने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है। ये दूसरों की तरह बहुत ज्यादा सिंपल नहीं था। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसके बारे में कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के थ्रू मुझे भिजवा दीजिएगा, क्वेश्चन मैं आंसर कर दूंगा। या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। सर इससे क्वेश्चन सीधा सीधा आता है यार। जनरली सीरत के जो क्वेश्चन है ना वो सीधे सीधे ही आते हैं। इस डिप्लोमेट वाले टॉपिक से जो है ना वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया हुआ, लेकिन इसके जो सब टॉपिक्स हैं ना उन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ उदैबिया पे क्वेश्चन आया हुआ है, मिसा के मदीना पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जिस तरह कुछ मिलिट्री, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यहां से लेके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। सर पहले के लेक्चर्स नहीं मिले हैं यार। मिल गए होंगे। मैंने तो भेज दिए थे, जो कल का लेक्चर था वो भी मैंने भेज दिया था। आपको कोऑर्डिनेटर फिर शेयर कर देंगे अगर नहीं मिले। सर रिकॉर्डिंग्स ड्राइव में अपलोड करवा दें। देखिए रिकॉर्डिंग्स तो मैंने आपको कल भी ग्रुप में पड़े हुए हैं। रिकॉर्डिंग्स तो मैंने आपको बताया था कि 3 दिन के लिए अवेलेबल होंगी। यही पॉलिसी है जो मुझे बताई गई है। तो 3 दिन तक आप रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जैसे ये लेक्चर है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं सुबह भेज दूंगा। वो 3 दिन तक आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। और मतलब हाँ 3 दिन तक अवेलेबल होगी आपको रिकॉर्डिंग। यार नोट्स के लिए आप 4 से 5 पैराग्राफ्स लिख लें, इनफ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को मिला के आपके 6 पैराग्राफ्स हो जाएं, मतलब 4 बॉडी पैराग्राफ्स या 5 बॉडी पैराग्राफ्स हो जाएं तो इनफ है। हाँ ये स्लाइड्स मैं कल वाली स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी थी, ये भी इंशाल्लाह मैं सुबह तक या रात तक शेयर कर दूंगा। कल क्लास होगी। कल शायद मुश्किल है, मैं क्लास ना ले सकूं। अगर मुझे लेनी हुई तो मैं सुबह मैसेज करवा दूंगा। लेकिन कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगी। ट्यूसडे या वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है जी। बस फिर आप लोग एंजॉय करें। सुबह सैरी के लिए फिर अभी जिनको जागना है वो जाके पढ़ाई कर लें, जिनको रेस्ट करना है रेस्ट कर लें। अल्लाह हाफिज जी, फिर कल मुलाकात होती है।